नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे अब तक की बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना लॉन्च की। पीएम मोदी ने लाभार्थियों को संबोधित किया। इस मौके पर क्या कुछ प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, सुनिए जरा। सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। वहीं हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांवों में बनाए गए हैं। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आई अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया। मध्य प्रदेश में भी लगभग 30.5 लाख स्वीकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ बैगा, सहरिया और भरिया ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकारें जहां भी हो, उनकी विशेषता यही है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है। गरीब के हित, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है। पीएम आवास योजना में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि गरीबों को जो घर मिले वो उनके जीवन की बाकी जरूरतों को पूरा करने वाले भी बने। जैसे इस आवास में शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन है, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब होता है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलता है और हर घर जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन भी साथ आता है। यानी गरीब लाभार्थी को इन सुविधाओं के लिए अलग से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत अब नहीं पड़ती। गरीब की सेवा की यही सोच है जो हर देशवासी का जीवन आसान बनाने के काम आ रही है। साथियों, भारत शक्ति की उपासना करने वाला देश है। कुछ ही दिन में नवरात्रि शुरू होने जा रही है। हमारी देवियां दुश्मनों का संहार करने वाली हैं, अस्त्र शस्त्रों की उपासक रही है। हमारी देवियां ज्ञान, कला, संस्कृति की प्रेरणा है। 21वीं सदी का भारत उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए खुद को भी और अपनी नारी शक्ति को भी सशक्त करने में जुटा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसी अभियान का एक अहम हिस्सा है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं
उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सभी नेताओं को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विपक्षी नेताओं से कहा कि सभी प्रगतिशील ताकतों को एक साथ आने और केंद्र के दमनकारी शासन से लड़ने की जरूरत है। दरअसल ममता बनर्जी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीच टकराव कोई छुपी हुई बात नहीं, दोनों ही पार्टियों के बीच में काफी लंबे समय से टकराव चल रहा है। इस बीच में ममता बनर्जी कई बार पीएम और बीजेपी पर खुलकर हमलावर भी दिखी। वहीं बीजेपी भी लगातार टीएमसी पर मोदी सरकार के खिलाफ बोलती रहती है। कहा कि केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वो इसका इस्तेमाल कर राजनीतिक बदले ले रही है। हमें बीजेपी के इस कदम का विरोध करने की जरूरत है। ममता ने कहा कि ये सभी केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी शासित राज्यों में कुछ नहीं करती। वहीं चुनाव आने के साथ ही इन्हें विपक्ष के खिलाफ काम पर लगा दिया जाता है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने सभी राज्यों के गैर बीजेपी शासित और विपक्षी नेताओं को एक साथ मिलकर बैठक का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए सभी को एकजुट होने की जरूरत है। वहीं वीरभूम में हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीएम मोदी भी बंगाल के सांसदों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी ने वीरभूम हिंसा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी प्रवक्ता ममता सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि बंगाल आज बम बारूद के ढेर पर बैठा है। कि नरेंद्र चक्रवर्ती अपने भाषण में जो कोचिंग क्लास चल रहा है, जहां उनके लोकसभा क्षेत्र के टीएमसी के सभी कदावर नेता मौजूद हैं और कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनको कह रहे हैं कि जाके अपने अपने क्षेत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने वाले वोटर हैं उनको चमकाइए। बंगाली में कोट अनकोट चमकाइए, मतलब डराइए, धमकाइए। उनको आप पूर्णतः कहिए कि आप अगर आने वाले बाईपोल्स, आप जानते हैं आसनसोल में अभी उपचुनाव है, 4 और विधानसभा में भी उपचुनाव है, कि अगर उपचुनाव में आप घर से बाहर निकल के बीजेपी के समर्थन में वोट डालेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें आपका पता, आपके एड्रेस के विषय में मालूम नहीं पड़ेगा, और जैसे ही आपके पता या आपके ठिकाने का हमें पता चलेगा तो आपके साथ क्या हश्र होगा यह आप जानते हैं और हमारे कार्यकर्ता जाके आपको बताएंगे। और हां, अगर आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं करते हैं तो खैर होगा, आप बंगाल में रह सकते हैं, बंगाल में अपना काम कर सकते हैं और बंगाल में अपना व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं। तो बंगाल में रहने के लिए ममता बनर्जी ने अपने लॉ मेकर्स, अपने विधायक के माध्यम से एक सूची जारी की है कि बंगाल में अगर रहना है, बंगाल में जीवित रहना है, बंगाल में कारोबार करना है और बंगाल में अगर सांस लेना है तो आपको किसी और पार्टी को, खास करके भारतीय जनता पार्टी को तो कतई वोट नहीं करना है। आपके मन में अगर बीजेपी के प्रति सहानुभूति है, आप अगर विकास को वोट देना चाहते हैं तो कतई घर से ना निकले, वरना आप जिंदा नहीं बचेंगे, आप यहां सांस नहीं ले सकेंगे, बंगाल आपको छोड़ना होगा, यहां व्यापार नहीं कर सकेंगे, यहां आप अपना जॉब नहीं कर सकेंगे। आप सोचिए किस प्रकार की मानसिकता है। मुझे आश्चर्य इस बात की है, अगर भारतीय जनता पार्टी का किसी विधायक ने इस प्रकार की धमकी दी होती तो आज पूरे हिंदुस्तान में ये तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं ना, इनमें हाहाकार मच गया होता। डेमोक्रेसी खत्म हो गई, मर्डर हो गया डेमोक्रेसी का, हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है, हाई कोर्ट क्या कर रहा है। हाहाकार पूरे विश्व में मचा देते ये लोग। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में पत्र लिखना शुरू करते, देखिए हिंदुस्तान की हालत क्या है। कहां है ये सारे जो झंडा पकड़ते थे डेमोक्रेसी के, आज कहां है ये सारे? कोई दिखता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। वेयर आर ऑल दी टॉर्च बियरर्स ऑफ डेमोक्रेसी टुडे?
when one of the member of legislative assemblies of Trinamool Congress has threatened the BJP voters, not BJP karyakartas, BJP voters, that if the voters come out of their home and vote for Bharatiya Janata Party, the consequences are going to be dire. So where are all those harbingers of democracy today? Absent. यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर टीएमसी को हम तालिबानी मानसिकता कांग्रेस कहेंगे। यह मानसिकता कि आप घर से बाहर निकलकर वोट नहीं कर सकते हैं वरना आप बंगाल में जी नहीं सकेंगे, यह तालिबानी मानसिकता कांग्रेस पार्टी का ही हो सकता है, यह किसी और का विचारधारा नहीं हो सकता है। बंधुगण, आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ममता बनर्जी बीरभूम में जाकर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की चेष्टा कर रही थी, किंतु आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे भारत की कानून व्यवस्था को और हमारी जुडिशियरी को। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सुपुर्द किया है बीरभूम के पूरे मामले को, क्योंकि आज जुडिशियरी को भी लगता है कि न्याय बंगाल में तो हो नहीं सकता है। और आज हम आर्टिकल पढ़ रहे थे, 350 क्रूड बम बीरभूम में मिले हैं, 350 क्रूड बॉम्ब्स। बंगाल आज बम और बारूद के ढेर पर बैठा है और उसे सुलगाने का काम तृणमूल कांग्रेस के विधायक खुद अपनी धमकियों से कर रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, आपको याद होगा 2014 में भी और 2014 के पश्चात 2021 में भी विधानसभा के चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा के मामले बढ़ने लगे हैं। वीरभूम हिंसा की वजह से गरमाई वहां की राजनीति में विवादित बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। इसी कड़ी में पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेश्वर से तृणमूल विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी समर्थकों को खुलेआम धमकी दे दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए जरा। তাদেরকে চমকাতে হবে, বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন। वीरभूम हिंसा को लेकर सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा हुआ कि मारपीट तक की नौबत आ गई। बीजेपी और टीएमसी के विधायक सदन के भीतर ही आपस में भिड़ने लगे, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी समेत 5 बीजेपी विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। और अब इस मामले को लेकर रूपा गांगुली ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, वो विधानसभा में चर्चा मांग रहे थे इसको लेकर, पूरी डिटेल, किसको क्या जानकारी है पूरी डिटेल। तो अगर चर्चा उनको मांगना है तो विधानसभा में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। जैसे भाजपा के कोई भी लोग जा रहे हैं वहाँ पे, आप उनको रोक रहे हो, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहे हो। वहाँ पे कभी एक दिन तो गाड़ी क्या कुछ बड़े बड़े ट्रक्स लगा के रोड ब्लॉक किया हुआ था, कभी उससे पहले ही पुलिस बैरिकेड करके आप उनको जाने नहीं देते हो। तो ये तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन का हक बनता है कि वो जगह पे जाके पूरी छानबीन करके देख के आए और उनको भी अपनी जानकारी ले और उनके माध्यम से भी देश के लोगों को, राज्य के लोगों को भी पूरी जानकारी मिलेगी। मैंने खबर पे पढ़ा है कि मनोज टिक्का के कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए, उसको मतलब बहुत जोरों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसदीय दल की बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में बीजेपी संसदीय दल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। यहाँ ये तथ्य प्रासंगिक है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अपनी समाप्ति पर थी और किसी ने इसके विस्तार की अपेक्षा भी नहीं की थी, किंतु प्रधानमंत्री जी ने फिर भी गरीबों के प्रति अपनी गहरी आस्था के चलते इसका विस्तार किया है। इसके लिए भाजपा संसदीय दल प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता है।
तेल के बहाने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया। उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम थी तो मोदी सरकार ने पेट्रोल के दामों में 3 गुना टैक्स लगा दिया और इस पूरे मसले को लेकर उनकी तरफ से तमाम निशाना यहां पर बीजेपी पर साधा गया है। क्या कुछ और उन्होंने कहा है, सुनिए जरा। वहाँ सबसे ज्यादा प्राइस राइज है। देखिए, बात यह है कि प्राइस राइज में 2 कारण है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस जो बढ़ते जा रहे हैं वो तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस का भी कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन दूसरी बात ये है टैक्सेस। हमारे केंद्र सरकार इतने बड़े टैक्स लगाते हैं और लगाते रहे जब अंतर्राष्ट्रीय प्राइस बहुत नीचे गिरे थे। एक ज़माने में 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्राइस $30 तक गिरा हुआ था, हमने टैक्स को 3 बार ज़्यादा बढ़ा दिया इस केंद्र सरकार ने। तो हम सरकार से कहते हैं अगर लोग पेट्रोल पंप जाके 52% टैक्स में दे रहे हैं तो उसमें कुछ कम करो कि ये आम आदमी को ये सह सके। बहुत कठिन खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर सोमवार देर रात जिला अस्पताल में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के विरोध में राकेश टिकैत नगर कोतवाली में धरने पर बैठ गए। टिकैत ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से किसानों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस पूरे मसले को लेकर उनकी तरफ से बयान दिया गया। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखो, धरना ये है कि पुलिस प्रशासन किसान संगठन के लोगों को झूठे उसमें फंसाना चाहता है कि इनको ये करो और फिर यहाँ जिले में कोई कहन सुनने वाला रहेगा नहीं। इनका ये टारगेट है, पूर्ण रूप से ये टारगेट इनका कभी कामयाब नहीं होगा। टिकैत साहब, रात इमरजेंसी में हंगामा हुआ। हंगामा आपस में 2 फरीक थे, वे आपस में कर रहे हैं। उनके भाई उन पे जो केस बनता उन पे कर दो दोनों में। एक दुकानदार है, एक संगठन का आदमी है, दोनों का आपस में झगड़ा दुकान पे हो गया। धरने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? नहीं, धरने की आवश्यकता अगर कोई सिफारिश पर उनकी आ गया भेज दिए हमने तो 20 आदमी को बंद करोगे। कौन से केस में बंद कर रहे भाई? आप उन दोनों फरीकों का बंद करो खूब, वे मुकदमा लड़ लेंगे या फैसला कर लेंगे। मतलब एक बहाना चाह रहे हैं, प्रशासन एक बहाना चाह रहा है कि किसान संगठन को आप दबाने का काम करो। रात दबी से भी दी गई है पुलिस की? नहीं, दबिश वबिश कहीं नहीं दी गई। ये तो घर पे थे सारे और घर से ही हमने दिए भाई, दोनों के मेडिकल करवाओ इनके। तो कब तक चलेगा ये? और क्या पता भाई, जब तक सरकार चाहेगी जब तक चलेगा। बहुत मामले हैं और हम कहाँ लखीमपुर और वहाँ जाते फिरेंगे। सारे मामले हमने तो इनसे ही सोल्व करवाए भाई, यहीं के ही हो जाएंगे। तो लखीमपुर वालों को भी भाई नौकरी उनकी दी नहीं, घायलों को मुआवजा नहीं मिला, ये बात करके बता देगा कब उनको मिल रहा। 15 दिन में वहाँ की जमानत हो सके तो, और जो जेल में बंद है उनकी कब होगी भाई, वे भी बता देंगे। टिकैत साहब, जिस तरह इमरजेंसी में रात हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, तो क्या सही है? क्या तोड़फोड़ हुआ? कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ। उनसे एक वो लिया, एक स्टूल गिरना तोड़फोड़ नहीं होती। अगर 10 आदमी वहां पर चले गए और एक स्टूल नीचे गिर गया और तोड़फोड़ कुछ नहीं होती। ना हमारा डॉक्टर से कुछ मतलब है इनका, ना इमरजेंसी के उससे है। हमने तो इनको फिर भेजा जाकर अपना मेडिकल करवाओ, पुलिस अपना दोनों का मेडिकल करवावे, दोनों पे जो धारा लगती है धारा लगाओ इन पे। लेकिन सिफारिश का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी किसी के साथ में अगर आप उस। और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा। बार बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज करने और डीएल रद्द करने का भी प्रावधान रहेगा। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ये जानकारी दी। कैलाश गहलोत ने कहा कि 1 अप्रैल से जो परिवहन विभाग एनफोर्समेंट ड्राइव चला रही है, इसमें हमने एक ऑर्डर जारी किया है। जो ड्राइवर बस लेन में नहीं चलेगा तो पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 का फाइन होगा। दूसरी बार में डेंजरस ड्राइविंग 184 के तहत केस होगा। तीसरी बार तोड़ने पर डीएल रद्द कर दिया जाएगा। चौथी बार तोड़ने पर निजी बसों का परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि बहुत जल्द हम व्हाट्सएप नंबर शुरू करेंगे। अगर कोई बस चालक नियमों का पालन नहीं कर रहा तो वीडियो बनाकर हमें डाल दें, हम उस एविडेंस को मानकर कार्रवाई करेंगे। कोलंबो में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को मिलकर मुकाबला करना चाहिए। Excellencies, the international system is going through a very challenging phase, perhaps one of the most difficult in recent memory.
The challenges of COVID-19 pandemic have not yet fully abated, but recent developments in Ukraine have added to international disquiet. We have all underscored that the maintenance of international peace and stability, and even peace and security, and even stability can no longer be taken for granted. We must recognize that we face headwinds both from the global economy and in some cases from within our domestic economies. Under these circumstances, as we shore up our domestic capacities, we also need to broaden and deepen cooperation under BIMSTEC. We need more working together in many more areas. We need more effective and fast-paced cooperation. We need to intensify and build on what we have achieved in the last 25 years. Tomorrow, all leaders will adopt the BIMSTEC Charter. This is a landmark achievement in our effort to develop the institutional structure for BIMSTEC. But we must not rest on this achievement and instead move on to next steps that can be taken to further strengthen BIMSTEC. I am confident that we will identify priority institution building tasks and areas of cooperation and task our senior officials to work with the Secretary General for their realization. Excellencies, the वहीं बात करेंगे गोवा की, जहां पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में नई कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम के अलावा सभी 8 मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के जो सभी लोग हैं उनको साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हर साल 3 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे। वहीं बीजेपी ने अपनी कैबिनेट की पहली बैठक में नए वित्तीय वर्ष से घोषणा पत्र में किए गए वादों के अनुसार 3 सिलेंडर मुफ्त देने का जो योजना है उसको तैयार करने का फैसला किया है। बता दें कि सावंत ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि लौह अयस्क खनन को लेकर शुरू करना होगा और रोजगार सृजन मौजूदा कार्यकाल के दौरान उनकी प्राथमिकताएं रही हैं। विरोधियों की तरफ से उन्हें आकस्मिक मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सावंत ने कहा कि इस बार वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं, उन्हें चयनित नहीं किया गया है। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ट्रेड यूनियन की हड़ताल का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग से जुड़े काम ठप रहे। इसका असर देश भर में पड़ा। आज दूसरे दिन भी बंद का असर देखने को मिला। बता दें कि बैंकों के निजीकरण, अन्य सरकारी कंपनियों को बेचने के विरोध में ये यूनियन बंद पर गई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विरोध के पहले दिन असर दिखाई दिया। यहां पर परिवहन और बैंकिंग सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई। केरल में उच्च न्यायालय को सरकारी कर्मचारियों को इस हड़ताल से दूर रखने के इसे अवैध करार देते हुए आदेश जारी करना पड़ा। इसके बाद ये अधिकांश सरकारी ऑफिस बंद कर रहे। दरअसल केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच की तरफ से भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती, ईंधन की बढ़ती कीमतें और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण जैसे मुद्दों पर इस बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के अलावा स्वतंत्र क्षेत्रीय संघ और श्रमिक संघ भी शामिल रहे।
वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा अप्रैल में 3 दिन के भारत दौरे पर आने वाले हैं, लेकिन उनका ये दौरा 1 से 3 अप्रैल तक चलेगा। पिछले साल जुलाई में अपना पदभार संभालने के बाद देउबा की ये पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा होगी। वो प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आने वाले हैं। अपनी यात्रा के दौरान देउबा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात करेंगे। वो 2 अप्रैल को पीएम मोदी के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों के बाद वो वाराणसी का दौरा भी करेंगे। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर बीड जिले में स्टेशन मास्टर की मौत की घटना का मामला सामने आया, जहां पर घाटनदूर रेलवे स्टेशन मास्टर की मौत की घटना का खुलासा सोमवार की सुबह हुआ और मौत के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए। मृतक की पहचान बिहार के मुसाफिर सिंह के रूप में हुई है। शाम 4:30 बजे जब ट्रेन पानगांव पहुंची तो स्टेशन मास्टर को कोई और सिग्नल नहीं मिल रहा था। इसी समय पानगांव से किसी को घाटनदूर भेजा गया। उसी समय कमरे में स्टेशन मास्टर का शव पड़ा मिला। जो मृतक है उसको अंबा जोगई के स्वामी रामानंद तीर्थ सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया। चलिए, अब तक की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।